बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आज फिर से हमने सुना, एक मरतबा फिर से सुना कि मुझे क्यों निकाला। कई सालों के बाद नून लीग के दोबारा से सदर मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी वही पुराने शिकवे दोहरा दिए। साथियों की वफादारी का तो खूब मेहनत के साथ तज़किरा किया, मगर घर का आदमी भूल गए ये बताने के लिए कि जिसने सबसे पहले गिरफ्तारी दी वो कौन था। वो उनका दामाद कैप्टन सफदर था, मगर उसका तस्करा वो काफी हद तक गोल कर गए। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ बने हैं वो सच्चे हैं। बाकायदा तौर पर कस्में खाते रहे। इमरान खान के घर की सड़क बनवाने का जो दावा है उसके ऊपर उनके अपने ही आदमी यानी कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी तरदीद की है। इसके अलावा जो बजट का मामला है, बजट में एक आम आदमी के लिए क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, ये दो चीजें हैं आज प्रोग्राम मुकाबिल में जिसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे हम डिबेट करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे क्यों निकाला, मेरे पास एक सवाल है। मुझे लगता था कि शायद कई सालों के बाद नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट दोबारा से नून लीग के बन रहे हैं तो बताया जाएगा कि शेर अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है तो कुछ प्लान मिलेगा, मगर आज भी उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। क्यों? नवाज शरीफ साहब जो है वो माजी से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो माजी में ही रहते हैं और माजी की तशरीह उनकी अपनी है। वो बिल्कुल उनकी अपनी कहानी स्टोरी जो उनके मुताबिक है। तो ये कोई पांचवी छठी उनकी री लॉन्चिंग है। वही पुरानी बोतल, वही पुरानी तकरीर, मगर उसके अंदर नया लुबादा और बड़ा जोश और जज्बे के साथ बड़ा डाला गया। दरमियान में तो वो बड़ा पीछे चले गए थे और बड़े गमज़दा नज़र आते थे। कोई चेहरे पे वो रौनक नहीं है, मगर नहीं उनको कुछ ये उम्मीद आई है, पता नहीं किस वजह से आई है। मुल्क के हालात देख के तो कोई पता नहीं, हमें नहीं पता, वो खबर नहीं पहुंची जो उन तक पहुंची है कि जो इतना आज जलाल और खुशी का जो एक मंजर बनाया गया था तो उसके अंदर बड़े तजादात हैं। तजादात पे उनके आते हैं कि तकरीर के अंदर ये पुरानी तकरीर जो है 40 साल के अंदर क्या क्या तजादात हैं, इसकी तफसील तो बात करते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये उनके पार्टी के इलेक्शन थे, ये कोई मुख्तलिफ नहीं थे। वो जो 3 दफ़ा PTI इलेक्शन करवा चुकी है, ये वही उन्होंने भी ये तमाम कार्रवाई इसी तरीके से पूरी की थी। और वो एक दफ़ा तो अदालत उज़्मा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद से 2 दफ़ा 3 दफ़ा गालबन हो चुका हुआ है कि वो यही तरीक़ेकार करते हैं, यही इस तरह की कौंसल जनरल करते हैं। इसी तरह ही जिस तरह आज बिला मुकाबला नवाज शरीफ साहब की शान नहीं है ना कि वहाँ मुकाबले में कोई खड़ा हो सकता है ग्रेट लीडर के सामने। तो ग्रेट लीडर जब वो टोटली मुतफ़क्का तौर पर वो इलेक्ट हो गए, मगर दूसरों के अगर मुतफ़क्का हो वो कहते हैं ये तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। सो ये एक तो ये है कि ये इलेक्शन मुस्तनद इलेक्शन थे। 2008 फरवरी वाले भी मुस्तनद नहीं थे, PTI के भी मुस्तनद नहीं थे, और भी किसी के मुस्तनद। ये पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन इलेक्शन के अंदर मुस्तनद तरीन सदर नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए। आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, कौम को भी मुबारक हो, कौम को मुबारक, बिल्कुल बिल्कुल मुबारक है। अब आ जाते हैं उनकी तकरीर पे, मुबारक दें, यौम तकबीर की भी दें, उससे बड़ा इंसिडेंट यौम तकबीर के ऊपर भी जो आज खास के प्रोड्यूसर साहब वो जो इश्तिहार छापा गया, सरकारी इश्तिहार के बाद तारीख मस्ख नहीं करनी चाहिए। आप ठीक है तारीख के अंदर अपनी तशरीह कर लेते हैं, मगर तारीख को इस तरीके से भी नहीं मस्ख करना चाहिए कि आज जो सरकारी इश्तिहार यौम तकबीर का किया गया उसमें AQ खान की तस्वीर ना डालना ये एक ज्यादती है कि एक आदमी जिसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है, इतना अपना सारा मुल्क से बाहर छोड़ के ये जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, टोटली अलूफ को डालना पड़ा ना सारी उसमें, और उनकी कंट्रीब्यूशन है। और जो कौमें और जो मुल्क अपने हीरोज़ को उनकी तकरीम नहीं देते कि गायब ही कर दें, उसमें नवाज शरीफ और उनके वो काफ़ी सारे क्लिप्स मौजूद हैं। ये जो सिलेक्टिवली तारीख उन्होंने चूज़ करते हैं उसका लुबे लबाब यह है कि मुल्क के अंदर जो कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं वो मेरी हुए हैं, और जो नहीं जो खराबियां हैं वो इस वजह से हैं कि मुझे बार बार निकाला जाता रहा। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो महंगाई के, लोड शेडिंग के, जो तमाम बुरे अफरा तफरी, लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो उसी को ही ब्लेम करना जो सबसे ज़्यादा इख्तिदार में रहा हो। तो यहाँ मतलब 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब, अब दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे, कोई यहाँ पे इनके 22-24 साल बन जाते हैं पिछले 35 साल में, और कोई 27-28 साल जो हैं वो पंजाब के अंदर बन जाते हैं। तो उन सालों का हिसाब कौन देगा कि ये बजाय इसके कि हिसाब दें कि ये 30-35 साल का कि ये मुल्क किस हाल में पहुंचा है, तो उल्टा उन्होंने आज लुबे लबाब ये था कि कसूरवार अवाम को ठहरा दिया कि ये आपका कसूर था, क्योंकि आप मुझे निकलवाने में शामिल रहे,
और आप बोले नहीं। और ये जो सिलेक्टिवली पिक एंड चूज करके तारीख जो निकाली गई थी, अपने निकाले जाने का जिक्र करते हैं, मैं जिनको निकाल के ये आते रहे उनका जिक्र नहीं था। उन्होंने 1990 से फॉर एग्जाम्पल ज्यादा तकरीर अपनी शुरू की कि 1990 मुझे ना निकाला जाता तो ये दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन जाना था। 1990 में ये कैसे, किसको निकाल के आए थे? एक मोहतरमा थी, उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, वो भी बहुत बड़ी लीडर थी। वो मुसलमान दुनिया की, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और बहुत बड़ी खातून थी, दुनिया का नॉलेज करता था। उनको जिस तरीके से निकाल के आए थे उसका कोई जिक्र नहीं है कि वो क्यों निकली नहीं, मैं क्यों निकाला गया। हाँ। वो भी है। फिर 96-97 में भी उनको जिस तरीके से निकाला, और उसकी तो 2 महीने पहले हमें ये शर्फ हासिल हुआ है, हम 5-6 सहाफ़ियों को बुला के, ज़फ़र अब्बास, हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, नुसरत जावेद, मैं, हम 5-7 को बुला के बताया गया मरी के अंदर कि हमने निकालने का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा। साड़ी गल हो गई है, ये साड़ी गल हुई, उस भी सिलसिला चलता रहा। 2013 में भी पूछ सकता है बंदा कि एकदम पूरे सराइकी इलाके के लोग चले गए थे। तो सिलेक्टिवली उनको जो ये याद है ना तारीख जो है, तो ये इसके ना तजादात है, इसके अंदर तजादात है, वो नहीं है। बाकी भी उन्होंने जो अपनी कारनामे बताए कि जो इसके अंदर अजीम काम उन्होंने किए, तो उसमें भी जिक्र करेंगे। मगर मैं इनका जो वन साइडेड तशरीह हिस्ट्री की बताते हैं और लोगों को कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं, वाकई लोग भूल जाते हैं, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस पे हमारे साथ शामिल करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान है, साबिक वफाकी वजीर रहे मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन आज करने के लिए। जी, मैं दुरानी साहब की भी सियासत, मेरी सहाफत, नवाज शरीफ साहब की सियासत मोरलेस कट्टी स्टार्ट हुई है। ये भी बड़े तारीख के मतलब स्टूडेंट भी हैं, सियासत के स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट क्या टीचर हैं। तो दुरानी साहब में ये जो आज तकरीर एक लंबी की गई, मैंने अपने कुछ उसका नक्शा पेश किया, आपका नक्शा मैं सुनना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे फ़र्क पता नहीं लगा कि कब शहबाज साहब की तकरीर ख़त्म हुई और कब मियाँ साहब की शुरू हुई। मतलब ये है कि आज ये बड़ी तब्दीली थी कि मियाँ साहब जो अपनी मज़ाहमत के लिए पहचाने जाते थे, आज वो शहबाज शरीफ साहब की मफाहमत, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगा कि राहील शरीफ भी तकरीर करते तो वो ऐसी तकरीर करते जो मियाँ साहब ने की। नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब ने जो सबसे बड़ा, जिसकी तरफ आपने बड़ी वजाहत से कहा कि मियाँ साहब का सबसे बड़ा क्लेम ये था कि उनको अगर रहने दिया जाता तो पाकिस्तान दुनिया की ताकत बन जाता। मेरा ख्याल है कि अगर मियाँ साहब जमहूरियत को तहो तेग ना करते तो आज पाकिस्तान दुनिया का एक हकीकी जमहूरी मुल्क होता और दुनिया जमहूरियत के अंदर एक मुस्तहकम तरीन हैसियत के अंदर आज मौजूद होता। ये सारा कुछ जो कुछ हुआ ये उनकी मेहरबानियों से हुआ। ये मैं दरमियान में थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें फैक्चुअली भी गलत थी। तकरीर में भी आज उन्होंने ये फरमाया कि मैं इमरान खान के पास जब गया तो इमरान खान ने बाकी चीज़ें छोड़ के मुझसे ये कहा मेरी ये सड़क बनी गाला की बनवा दें। और जो है मैं बाहर निकला, मैंने कहा जी बिल्कुल इनकी सड़क बनवा दें। दुरानी साहब ये कहाँ से ये अखज़ कर लेते हैं इस तरह? देखिए, इसमें से मदीन साहब एक बहुत बड़ी हकीकत है जो आज सामने आई है, वो ये है कि मियाँ साहब ने आज इमरान खान साहब को ना सिर्फ एक सियासी हकीकत तस्लीम किया है बल्कि अपने से बड़ा सियासी कायद भी तस्लीम कर लिया है। उन्होंने उन्हें तीसरी कुव्वत के बजाय आज पहली कुव्वत डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इमरान खान के मुकाबले में जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसमें पीपल्स पार्टी और तमाम वो हुकूमतें और वो पार्टियां मौजूद हैं जो उसके अलावा एग्जिस्ट करती हैं। लिहाजा आपको ये हकीकत भी आज जाहिर हो गई कि मियाँ साहब ने सियासी हथियार डाल दिए। अब उनका अब अगर 1.5 साल के अंदर मईशत ठीक ना हो सकी
तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब खुद कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, तो मईशत तो अल्लाह करे पाकिस्तान की ठीक हो जाए, लेकिन अवाम के अंदर इनका कुछ है या नहीं है वो आपके सामने। और उससे बड़ी बात ये थी कि उस जलसे के अंदर खिताब में जो बातें की गई, मतलब पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उस सब का क्रेडिट जो है वो मियाँ साहब की खिदमत में पेश कर दिया गया प्रोग्राम की तरफ से। लिहाजा अगर इंसान इस हद तक कमज़ोर हो गया हो और इस हद तक सियासी पसपाई अख्तियार कर ली हो कि वो एक रिटायर्ड जर्नैल की गवाही पेश कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी हमने तीसरी कुव्वत को ट्राई किया, मतलब ये है कि आप आज ये मुझे बताएं कि आज आप किसकी ट्रायल के रन के ऊपर चल रहे हैं। आप तो 85 से मुख्तलिफ लोगों की ट्रायल के ऊपर ही रन होते हुए आए हैं, और आज आप जिस सियासत को कर रहे हैं वो अवाम से कटी हुई सियासत है। इस साल 2024 में पाकिस्तान के अवाम ने पहली दफ़ा इनकार कर दिया है किसी की डिक्टेशन लेने से। एक और मजेदार बात जो थी, वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि वो उनका जो कट ऑफ डेट होती है वो 2017 2017 से हर चीज़ शुरू होती है कि अजीम पाकिस्तान, ग्रेट कंट्री पाकिस्तान 2017 को ख़त्म हो गई थी। और एक तो 2017 का नक्शा बिल्कुल गलत, फैक्चुअली गलत पेश करते हैं कि उस वक्त दूध और शहद की जो नहरें बह रही थी, मुझे बड़ा क्लियरली याद है, मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें तो करें, कि उस वक्त $35 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, यानी $55 बिलियन जो है हमारी जो थी वो इंपोर्ट थी, और $30 बिलियन से भी कम हो के बल्कि बाद में तो $25 बिलियन तक जो है हमारी एक्सपोर्ट्स आ गई थी। ये इतना फर्क रह गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 18 बिलियन का था, क्राइसिस था। और उन 4 साल में जो 2017, 13 और 4 में 1 साल की छुट्टी थी पूरी। दूसरा, दरअसल मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद एक पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, अभी ये गवर्नमेंट एक चल रही है, इसका कोई जिक्र ही नहीं आता। शहबाज शरीफ साथ बैठे हुए थे। देखें इस सारी जो सूरत हाल है ये इस चीज़ की निशान। देखें एक बात ये है कि आज वो अपनी तकरीर के अंदर जो यौम तकबीर का इश्तिहार है उसमें तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तस्लीम कर लिया। हाँ, किसी हद तक, किसी पूरी हद तक। शुक्र है भुट्टो साहब को क्रेडिट दिया। भुट्टो साहब को क्रेडिट दे दिया। अगर क्या खूब होता कि दरमियान में ज़ियाउल हक साहब की फ़ोटो भी होती तो मतलब सारी हकीकतें खुल के सामने आ जाती कि क्या हो रहा है। बात मुख्तसर सी ये है जनाब कि 72 से लेके आज तक पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत रही है, और इसमें ज़्यादा शेयर जो है वो मियाँ साहब ने लिया है। 10 हुकूमतों का शेयर 10 में से 8 का शेयर मियाँ साहब को गया है, और उस शेयर के नतीजे में आज पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की गुर्बत जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज का एक और जो मिसिंग चीज़ थी वो आपने जो लफ्ज़ कहा है ना अभी, मुस्तकबिल की कोई जिक्र नहीं था। ये नहीं था कि ये उनके प्राइम मिनिस्टर साथ बैठे हुए थे कि ये क्या देंगे या हम क्या देंगे या पार्टी क्या देगी, क्या नक्शा मुस्तकबिल का कोई इस किस्म का नहीं था। दूसरा एक और आपने शायद खान बादशाह जिक्र किया, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल का भी जिक्र किया, वो भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की, एक ग्रेसफुल एक्ट था उनका। मगर मिफ्ता इस्माइल ने रिसेंटली जो है एक बड़ी अच्छी आर्टिकल राइटिंग की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आज की तकरीर से था। 2 चीज़ों पे बार बार ये पार्टी भी करती रहती है जिक्र, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब ने भी ये बड़ा किया अपनी जो 30-40 साल की अचीवमेंट में, मोटरवे, ये बार बार मोटरवे होती रहती है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो 1-2 आर्टिकल लिख चुके हुए हैं, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं। वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को जो डुबोया 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा, दोनों का ही क्रेडिट देते हैं। पहली ये मोटरवेज थी, ये ब्रिजेस थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के वो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये अब साबित हो गया है कि दुनिया भर में कि ये जो इस तरह की शार्क्स होती हैं जिनको मुल्कों को डुबोया जाता है, उनके ऊपर इस तरह के लाद दिए जाते हैं, वो कर्ज़ों के उसमें फंस जाते हैं। हम उस क्लासिकल डेट ट्रैप में फंस चुके हुए हैं कि वो वाले मनसूबे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं जो कि लगें तो डॉलरों में, कमाई उनसे रुपयों में हो,
और आपके पास अदायगी। डॉलर का मसला आ जाए, फॉरेन एक्सचेंज का मसला आ जाए, तो ये जो बड़े लगाए गए प्रोडक्टिव यूनिट्स में ना लगा के, एक्सपोर्ट्स पे ना इन्वेस्ट करके, वो पैसा ये जो सड़कों पे लगाया गया, उससे ये जो क्रेडिट लिया जाता है ये डिस्क्रेडिट बन चुका हुआ है। मैं दूसरे भी करता हूँ, मैं पहले सिर्फ इस पे आपका चाहूंगा तब थोड़ा। देखें सर, मैं तो ये जो आपकी M1 है, मैं इसके पूरे केस को खुद मुतालिया करके बैठा हुआ हूँ। मैं इस वक्त उस तरफ नहीं जाना चाहता कि इन M1s के बुनियाद के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टीज खरीदी गई। आपने तो पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह का इशू बना दिया, इशू तो कोई और है। और मेरा तो अभी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पड़ा हुआ है स्टोलन एसेट्स रिकवरी के ऊपर। मैं अभी तो कहाँ इंसान किस वक्त बात करे पूरे का पूरा निज़ामी। तो ये जितनी आपकी मोटरवेज हैं और जितने आपने ये डेवलपमेंट किए, जिसके नतीजे में इनफैक्ट आपकी जाती डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज वो चीज़ें सारी मारूफ है। अभी इस वक्त वो नहीं है कि हम उस तरफ चल पड़े। और फिर इससे आगे अब यकीनन आप उसी मैं इसे ऐड कर दूं, जो है दूसरा जो आज भी क्रेडिट बार बार लिया गया कि हमने जनाब लोड शेडिंग, याद है ये उन्होंने 2-3 दफा दोहराया कि कितनी लोड शेडिंग यहाँ पे होती थी। वो मैं ये सोच रहा था कि इनको किसी ने बताया नहीं है, शायद इनके घर में लोड शेडिंग नहीं होती, शायद नहीं, यकीनन नहीं होती। यकीनन नहीं होती कि पाकिस्तान में आजकल जो है देहात में 18-18 घंटे तक हो रही है, शहरों में 12-12 घंटे तक की लोड शेडिंग अभी जारी है। और वो प्रिसाइजली वो भी इस बात पे मुत्तफिक लोग हो गए हैं, तमाम एक्सपर्ट सब हो गए हैं कि ये जो 20,000 की जायद जो प्रोजेक्ट्स महंगे लगाए गए हुए, जिनके कैपेसिटी चार्जेस ना भी चले तो उनको पैसा देना पड़ता है, उसकी वजह से बिजली इतनी महंगी हो गई है। ये जो एनर्जी का बहरान है वो भी इनकी वजह से है, वो भी आज क्रेडिट लिया गया। ये मैं कह रहा था ये इसका सेकंड जिक्र करूं, शायद आप भी यही करने वाले साहब। मैं तो इसी तरह, आप तो यू आर माइंड रीडर, मैं एग्जैक्टली इसी तरफ आ रहा था कि देखें वो बिजली जिसका ये आज क्रेडिट लेते हैं, उसने घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं, उसने पाकिस्तान की मईशत को अंधेरा कर दिया, उसने बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया, उसने हमारी तालीम, हमारी सेहत और हमारी डेवलपमेंट की रोशनी को ख़त्म कर दिया। हम जो जितने इस वक्त पावर, जो प्राइवेट पावर प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो चलेंगे, उतने हम गरीब होंगे। और फिर जो BOT पे बने थे उनको क्या कहते हैं, बिल्ट, ऑपरेट और ओन, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर भी है। ट्रांसफर को बाकी अक्सर केसेस को आप जो मुआहदे उठा के देखें उसमें ओनरशिप पे ट्रांसफर कर दिया। और इसकी लिस्ट कभी आप दिखाएं कि ये पावर प्लांट्स किस किस की ओनरशिप में चल रहे हैं, कौन कौन इनके मालिक हैं, और इन सब के नतीजे में। और अगर गरीब ने बेचारे ने सोलर लगा लिया है तो अब आप सोलर के पीछे डंडा लेके चल पड़े कि ये किसी गरीब के घर में बत्ती जल जाएगी तो आपकी तौहीन हो जाएगी। आपके बच्चों का जो इक्तदार में आने का मुस्तकबिल है वो इन्हें अंधेरा नजर आता है अगर गरीब के घर में रोशनी आ जाए तो। पूरी दुनिया रिन्यूएबल पे जा रही है। हमें इन्होंने इनकरेज नहीं किया था, मगर दाद देनी पड़ती है आम आदमी को कि लोगों ने खुद अपना विजन दिखाते हुए अपनी मजबूरी से सोलर लगा लिया। और अब ये सोलर के पीछे पड़े हुए हैं किसी तरीके से, क्योंकि इनकी महंगी बिजली जो इन्होंने कारखाने लगाए थे वो भी तो और वो भी तो वो उसका कैसे परे करेगा। ये हर किसी ने सोलर पे चला गया। और ये याद रहे कि आगे 2026 में गालबन ये हमने भी प्रोटोकॉल साइन किए हुए हैं कि जो लोग रिन्यूएबल पे इतनी सोलर नहीं लगाएंगे उनको जुर्माने हुआ करेंगे, उनके ऊपर जो है कदमें आएंगी। साहब जनाब देखें, बात यह है कि आप कोई चीज अगर आम आदमी के फायदे के करीब से गुजर जाए तो आप उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देते। मतलब कोई ऐसा फायदा जो आम आदमी के घर जाए। आप मुझे ये बताएं कि ये जितने प्राइवेट पावर प्लांट्स जब बेनजीर साहबा के ज़माने में लग रहे थे, उस वक़्त के मियाँ साहब की सारी तकरीरें निकालने के उसके बारे में वो क्या कहते थे, और उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद इनके अपने ज़माने में कौन कौन से लगे, उसके बाद क्या क्या एग्रीमेंट्स चेंज हुए, और बाद में आने वाली परपेचुअल हुकूमतों ने इसके साथ क्या किया, कोई भी हुकूमत।
इस लिहाज से आपको आज अवाम अगर जागे हुए हैं, अवाम अगर रिएक्ट कर रहे हैं खानदानी मुरूसी आमरीतों के खिलाफ, खानदान अगर इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनके तमाम इत्तेहाद जो है वो इन्हें नहीं जिता सकते, इनकी तमाम प्रोग्राम ठंडे होटलों वाले जो हैं वो इनको गर्म अवाम तक नहीं पहुंचा सकते। ये ठंडे होटलों से निकल के गर्म जमीन पे पांव इसलिए नहीं रख सकते कि वो गर्मी जो है वो लोगों की उस लहू की है, उस खून की है, उस गुर्बत की है जिस गुर्बत के अंदर वो जल रहे हैं। तो लिहाजा आज सबके लिए यही बेहतर है कि मियाँ साहब के लिए भी यही बेहतर है, हमारे लिए भी यही बेहतर है, इन खानदानों के लिए भी यही बेहतर है कि ये आगे बढ़ने का सोचें, आगे बढ़ें और पीछे हट के आगे इन खानदानों में दुरानी साहब आप पीटीआई को भी शामिल कर रहे हैं? वैसे तो वो खानदान की हैसियत नहीं है उनकी। देखिए दो खानदानों की बात कर रहे हैं, आप पीटीआई को भी शामिल कर रहे हैं? का ताल्लुक है, पीटीआई तो इस वक्त शामिल उन्होंने भी बड़े किए थे। हाँ, उनसे अल्लाह मियां नहीं छुड़ा लिया, अल्लाह मियां ने उनको छुड़वा दिया। मेरा तो खैर एक वो अलग केस है, उस पर मैं अभी बात नहीं करता क्योंकि वो जेल में है, तो जो जेल में है उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन ये जो सब लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर, अब उनके साथ एक हाथ हो गया कि वो भी अगर इलेक्टेबल्स को खत्म खड़ा करेंगे तो वो भी नहीं जीतेंगे क्योंकि अवाम जाग गए हैं। मैं इस पे साहब आपसे समझना चाहता हूं कि आप सियासियात बहुत हमारे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि एक सियासी मंतक होती है। मैं ये जसारत नहीं कर सकता कि मैं मियाँ साहब को तनकीद काफ़ी चीज़ों पे कर लूँ। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि वो कोई समझदार आदमी नहीं है। वो बहुत, जो आदमी इतनी साल से 30-35 साल से एक मुल्क के अंदर कॉन्स्टेंटली, सबसे ज़्यादा उनका टेन्योर है, वज़ीर आज़म है, सबसे ज़्यादा उनके ख़ानदान का चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी रहा हुआ है। तो जो लोग इतनी देर से इक़्तिदार पे रहते हैं वो अक्लमंद लोग होते हैं, समझदार सियासी तौर पे। मुझे ये लॉजिक, सियासी मंतक ज़रा समझाएं कि आज की जो तकरीर थी वो मुझे बड़ी हकीकत से, ग्राउंड रियलिटी से बड़ी कट ऑफ थी कि क्या उनको ये जो उन्होंने वन साइडेड से की, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये जो अब IMF के ज़रिए इस बजट में इनको जो जो कुछ करना पड़ेगा, PDM की गवर्नमेंट के बाद जो 8 फरवरी का नतीजा आया, तो जो अब इनसे मुश्किल काम करवाए जाएंगे, इनको करने पड़ेंगे, और जो आगे सूरत हाल आ रही है उसके बाद आगे क्या अंजाम होगा, ये मुझे मियाँ साहब की तकरीर में इसका रिफ्लेक्शन कहीं नज़र नहीं आया। कंसर्न, तशवीश, आपको समझा सकेंगे ये क्यों? देखिए, मैं इसके बारे में बड़ा, चूँकि मैं खुद इन चीज़ों पे हर वक्त सोचता रहता हूँ। मैंने माजी में ये देखा है कि ये एक बहुत समझदार और कॉन्फिडेंट पॉलिटिक्स इन्होंने की है, लेकिन जब मैं उसके पीछे जाता हूँ, डेप्थ में जाके देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हुआ, इनका जो कॉन्फिडेंस है या था वो इनकी फाइनेंशियल मसल के ऊपर था। ये समझते थे और ये समझते रहे हैं कि हम बेस्ट कॉपीराइटर को खरीद सकते हैं, हम बेस्ट जो अपने लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसके ज़रिए हम पब्लिक को एंगेज कर सकते हैं, हम अथॉरिटी में बैठे हुए थानेदार से लेके उसके साथ साथ पटवारी से लेके हर बंदे को खरीद सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास पैसे हैं। और अब जब पैसे का इन्फ्लुएंस पब्लिक तक इन्हें ले जाने में नाकाम हो रहा है, तो उस वक्त इनका जहन और इनकी प्लानिंग जो है वो इनके साथ नहीं हो रही। आज भी इनका तकरीर लिखने वाले कॉपीराइटर तो वहीं बैठे हुए थे, माजी में उन्हीं की लिखी हुई तकरीरें चल जाती थी, अब क्यों नहीं चल रही? ग्राउंड चेंज हो गया है। जब जमीनी हकायक बदल जाते हैं तो बीज भी बदलना पड़ता है। ये 20वीं सदी के लोग हैं, 20वीं सदी की बातें कर रहे हैं। हाँ, अब मतलब ये है कि ये नहीं समझ रहे कि टेक्नोलॉजी से जबान नहीं लड़ सकती, ये नहीं समझ रहे कि ज़मीन पे उठने वाली ऑर्गेनिक हकीकतों के मुकाबले में आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो नहीं खड़ी हो सकती। अब तो इंजीनियरिंग भी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो गई, वो भी हकीकत के ऊपर चलती है, साइंस पे चलती है। ना ये सेलफोन का मुकाबला कर सकते हैं, ना ये सोशल मीडिया का मुकाबला कर सकते हैं। हकीकत में जो इन्हें समझना चाहिए, ये अवाम का मुकाबला अब नहीं कर सकते। इन्होंने गलत जगह पे मोर्चा लगा लिया। पहले सोए हुए अवाम के खिलाफ ये लड़े थे, अब जागते हुए अवाम, और जागते भी नहीं, बिलबिलाते हुए अवाम, बिलबिलाते से आगे भूख से मरते हुए अवाम जो है उनके खिलाफ मोर्चा लगाने वालों का अच्छा
अंजाम नहीं हुआ। लेकिन दुरानी साहब, इन्होंने अपने मोर्चे के आगे एक बैनर भी तो लगाया हुआ है ना, जो राना सनाउल्लाह साहब बार बार उस बैनर का तज़किरा करते हैं और ये बताते हैं कि चूंकि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, इसलिए हम कंसर्न्स उनके सुनेंगे भी नहीं, इसलिए उनके मसाइल भी हम हल नहीं करेंगे। इन्होंने अपने मोर्चे पर इतना बड़ा बैनर लगाया तो हुआ है। देखें जनाब, ये तो फिर बात इतनी सी हो गई कि अब राना साहब कह दें हूँ मैं मियाँ साहब की गल नहीं सुननी, क्योंकि मियाँ साहब की अवाम नहीं गल सुन रहे। भाई आपने अगर मियाँ साहब की बात सुननी है तो फिर अवाम की भी सुन ले, क्योंकि मियाँ साहब की अगर अवाम बात नहीं सुन रहे तो आप भी अगर मियाँ साहब की बात नहीं सुनेंगे फिर तो नौकरी भी जाएगी, सब चीज़ जाएगी। लिहाजा इस वक्त राना साहब जैसे जो सियासी कारकुन होते हैं वो कौमों के माथे के झूमर होते हैं। इस वक्त मरूसियत और जो एक माजी की सियासत और माजी के जराइम में डूबे हुए लोग, वो पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने की अहलियत खो बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, इट्स ऑलवेज एजुकेटिव टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इस गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबिर साहब, बजट के हवाले से एक मुख्तसर सा सवाल, फिर आप डॉक्टर साहब की तरफ चलिएगा। मुझे आप ये बताइए, हम हमेशा कहते हैं कि बजट आ रहा है, आम आदमी के लिए क्या होगा? मुझे बताइए, रिलीफ होगा, टैक्सों के मुंहजोर घोड़े जो हैं वो अवाम पे दौड़ाए जाएंगे, महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएंगे, इस बजट में होगा क्या? मैं ये आपका सवाल जो है डॉक्टर साहब के ऊपर टॉस कर देता हूँ, सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करके कि हकीकत इस वक्त सूरत हाल ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़े से बयान करते हुए कि 3-4 जो पाकिस्तान के बड़े इस वक्त इश्यूज़ हैं, एक एनर्जी का इशू है और इस वक्त लोड शेडिंग पूरा मुल्क बिलबिला रहा है कि देहात में 18-18 घंटे की और शहरों में 12-12 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि बिजली के बिल जो है ना वो 25 से 40% तक और बढ़ जाएंगे। ये तो हो गई है एनर्जी। डेट का कल परसों ही जो फिगर आए हैं वो बताया गया है कि जनाब 80% जो हमारा 58% बजट का और जो कर्ज़ों की जो हमारा अदायगी है 80% जो है सूद और कर्ज़ों में जा रही है, जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं उसका 80% उनकी अदायगी सूद की अदायगी के अंदर जा रहा है। सो डेट का भी बुरा ये सूरत हाल है। साथ में बहुत ज़्यादा FDI का वो बताया जाता था कि जनाब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर है, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि लेटेस्ट क्या आ रही हैं, मगर डॉक्टर साहब ये जो 2 चीज़ों पे ही या बाकी महंगाई को भी ऐड कर लें, हम नए बजट के अंदर कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद रखें? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप उम्मीद रखें, क्योंकि इस बजट का मकसद ये है कि IMF से हमें किस्तें मिल जाएं। क्योंकि IMF से किस्त मिलेगी तो दूसरे आलमी मालियाती इदारों से हमें किस्त मिल जाएगी। उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, उनसे बॉन्ड्स वगैरह जो है बेचने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने दोस्त मुल्कों से कहेंगे कि जनाब आप हमारे कर्जे जो है रोल ओवर कर दें, हमारी गर्दन आपके हाथ में है। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा खला रह जाता है, बहुत बड़ा खला रह जाता है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। वो फिर शायद ये करना है कि अमरीकी आशीर्वाद से, उनकी मदद से, कुछ दोस्त ममालिक से हम परेशान कुन गैर मेयारी सरमायाकारी हासिल करेंगे इसतरारी कैफियत में, और इसतरारी कैफियत में अपने असासे बेच देंगे तो बेशतर गैर मुल्कियों के हाथ में। इसका बजट का कतई ये मकसद नहीं है कि मईशत को बेहतर बनाया जाए या आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए या आइन ने जो कुछ कहा है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए, ऐसा कोई इरादा मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि आपने सब कुछ तो बता दिया, आप दोनों हम शख्सियात ने, कि उसको मैं हर चीज़ तो कवर कर लिया तकरीबन। मैं तो एक बुनियादी बात समझता हूँ, वो ये है कि इस वक्त हमारे जो वफाक के नेट रेवेन्यूज़ हैं, वफाक के नेट रेवेन्यूज़, उससे मुल्की कर्ज़ों का सूद अदा नहीं हो सकता। सारी चीज़ों के लिए दफ़ा समेत हमें कर्जा चाहिए है। ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। डॉक्टर साहब, आप बड़े तवातर से कहते हैं
और हमारे कई प्रोग्रामों में आपने ये कहा है, और बड़ी उसकी मंतक भी समझ आती है कि हमारा जो 30 और 32 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंसेस तरसीलात में आ जाता है, हमारा आप हमेशा मुआवजना करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ कि ये यहीं का पैसा है जो कि इनडायरेक्टली जाता है, और फिर ये टीटी के केसेस से भी साबित हुआ। ये हाल ही में दुबई लीक्स के अंदर बेताशा लोगों ने तो ये कह दिया कि जी हमने ये जो है ना वो किया हुआ था, अपने गोशवारों में इसका जिक्र किया हुआ था, मगर मनी ट्रेल कोई ना किसी ने दी ना किसी ने मांगी, ना वो स्टोरी दब भी गई है, उसका जिक्र भी आना बंद हो गया। तो आपकी ये जो थ्योरी है कि यहीं से पैसा जाता है और यहीं से ही वापस आ जाता है, इस पे कोई और मुझे किसी का नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट ने इसका, एफबीआर ने या कोई नोटिस लिया हो या इस तरफ किसी का ध्यान भी हो। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं, सबको पता है, एफबीआर को भी पता है कि ये काले धन को सफ़ेद बनाना, कौमी ख़जाने में एक पैसा जमा कराए बगैर, मैं अल्फाज, यानी आपने चोरी का पैसा जो था बाहर भिजवा दिया, उसके बाद रेमिटेंस मंगा ली, वो टैक्स फ्री होती है। हमें जो मेरा कैलकुलेशंस हैं, पिछले इस साल 400 अरब रुपए का एफबीआर को नुकसान हुआ टैक्सों की वसूली का, और वो पैसा भी बाहर चला गया और वाइट भी हो गया। जब वो वाइट हो गया 6% दे के, उन्होंने 9% पर उसको पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान में लगा दिया उसी पैसे को। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2018-2019 में जो एमनेस्टी आई, उसमें जब ये कहा गया कि लूटी हुई दौलत जो पाकिस्तान से गई है उसको बाहर ही रहने दें, हम प्रोडक्शन देते हैं, तो पाकिस्तान में हंगामा क्यों नहीं हुआ? एक नंबर एक, मीडिया ने भी नहीं उठाया। दूसरा मेरा इल्ज़ाम ये है कि हर वक्त जो हम बात करते हैं कि बाहर पैसा चला गया, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मुल्की पनामाज हैं, जो मुल्क के अंदर लूटी हुई दौलत से बनाए गए हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास है, जिनकी तफसीलात स्टेट बैंक के पास है, कोई कई हजार अरब रुपए के हैं, जिससे 1100 अरब रुपया उन मुल्की पनामाज से मुल्की कानून के तहत मिल सकता है, और अगर नहीं लेते तो मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि मेरे सामने वो इश्तहार पड़ा है, जब टैक्स एमनेस्टी दी थी तो उसमें ये कहा गया था, ये मुल्की पनामास की भी बात कर रहा हूँ और बाहर की बात, कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनको 7 साल जेल होगी और उनके असासे जब्त कर लेंगे। अरे भाई, कोई ना जेल भेजो ना जब्त करो। मैं कहता हूँ मीडिया जो है वो बाहर के असासों को क्यों उछालता है? जो मेरे मुल्क में प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेरे मुल्क में कौमी बचत में पैसा लगाया हुआ है, जो बॉन्ड्स में लगाया है, वो भी तो चोरी के पैसे का है ना। तो उसको एक खत लिख के उस पैसे को तो वसूल करो, मगर उसमें हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही वो मैं अशराफिया की एक गठजोड़ की आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मुल्की पनामास की हम बात नहीं करते। तो अब जब ये सूरत हाल आ गई कि ना मुल्की कर्जे अदा कर सकते हैं ना बैरूनी कर्जे अदा कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने चला हूँ। मैंने अपना देखा कि 5-6 हमने माजी में गलतियाँ की, डंके की चोट पे की, और बाद में कहा जी गलती हो गई। आपको IPPs पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए, PMLN के दौर में भी आए। अब वो कहते हैं जी वो तो कैपेसिटी पेमेंट थे और वो सर्कुलर डेट भी हो गया, हमारी तबाही बर्बादी है, वो एग्रीमेंट गलत थे, उस वक्त वो गेम चेंजर थे। उसके बाद 1992 में एक आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कि जी फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल के पैसे बाहर भेज दें। 178 अरब डॉलर पाकिस्तान से चला गया, कोई रोने वाला नहीं है। 2008 आया, सॉरी उससे पहले आपका 9/11 आया, तो उस वक्त जो है अमेरिका ने कहा था कि हमारी इतनी पाकिस्तान मदद कर रहा है, उसके बदले में पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म हो जाएंगे और मुल्क खुशहाल बन जाएगा। हम 111 लेकर आ गए। उसके बाद 2008 आया कैरी लोगर बिल, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, वो दोनों हमारे लिए मुसीबत बन गए। उसके बाद जो है वो CPEC का मैंने आपको बता दिया कि उससे बाद से बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, दूसरे मुल्क भी आगे निकल गए, हम पीछे चले गए। अब आज जो ये तबाही बर्बादी आई, तो कम से कम इन 6 चीज़ों से सबक कर लेने के बाद आपने जो गेम चेंजर कहा, आज एक मीम चल रही थी कि बार बार कहा जाता है कि जी CPEC गेम चेंजर, ये जो प्रोजेक्ट लगाए गए थे एनर्जी के गेम चेंजर, उनका सब कुछ हो गया, गेम ही चेंज नहीं हुई। और आज ही नवाज शरीफ साहब तवात्तर के साथ उन्होंने क्रेडिट लिया है कि देखिए लोड शेडिंग के लिए ये जो प्रोजेक्ट हमने लगाया, ये हमारा सबसे बड़ी खिदमत, ये क्रेडिट था, ये डिसक्रेडिट नहीं मान रहे थे, वो क्रेडिट मान रहे थे। जो मैं इस पे आपकी चाहूँगा व्यूज़। भाईजान, आप जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हुकूमत को ये बात पता नहीं थी जब पीपल्स पार्टी ने उन्होंने वो IPPs लगाए थे, तो उनके पास तो उस बिजली को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी नहीं थी। अगर वो पैदा हो भी जाए तो आपके पास तो वो सलाहियत नहीं है कि उसको ट्रांसमिट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
तो वो जो आपके कैपेसिटी पेमेंट जो हमने किए हैं 1800 अरब रुपए हमने पे किया है उस बिजली का, जिसको सही मानों में हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जब बस लोग बलिक रहे हैं, वो आज भी क्रेडिट ले रहे थे। मगर आप ये जो जिक्र कर रहे हैं और ये काफ़ी तौर से ये भी करते रहते हैं आपके गवर्नमेंट के पास ये तमाम फिगर मौजूद हैं, ये डेटा मौजूद है, इन तमाम लोगों को पकड़ा जाता है। इस दफ़ा हमें बताया जा रहा है कि ये 13 ट्रिलियन रुपीज़ के जो टैक्सेस लगाएंगे और 13,000 अरब रुपए के टैक्सेस जो लगाए जाएंगे, तो ये इसी तरह ही लोगों को ये डेटे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस दफ़ा हम उम्मीद करें कि ये जो है 13,000 अरब रुपया काफ़ी बड़ा जंप है, ये कलेक्ट कर पाएंगे। मैं आपकी खिदमत में एक फिगर देना चाहता हूँ, उस पर मेहरबानी करके गौर कर लें। देखिए, अभी शहबाज शरीफ साहब ने 5 दिन पहले कहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हैसियत से कि FBR जो उसकी कैपेसिटी है उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में उसने कम वसूल किया है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ऑफिशियली। मैंने उससे बहुत पहले 22,000 अरब रुपए की फिगर दी थी आपके प्रोग्राम में भी, लेकिन उसमें सूबों के भी शामिल थे और ये 15,000 नहीं था, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा था। अब आपको याद होगा मैंने कहा था 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है रोज़ाना का, 33,000 अरब बनते हैं करप्शन, टैक्स की चोरी, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस तमाम मिला के। तो 15,000 तो वो खुद कह रहे हैं ना। मगर साथ में डॉक्टर साहब एक फैक्टर जो है, आप इकोनॉमी मेरे से बेहतर समझते हैं, एक चीज़ है कि वैसे ही जो इन्फ्लेशन जितनी हुई है अगर उसी को ही आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो ये इतने तो टैक्सेस महंगाई की वजह से ही बढ़ने चाहिए थे। तो ये तो एक किस्म की जीरो जंप हुई है, इस लिहाज से, इस नज़र से देखें तो मैं आपसे कह रहा हूँ 25% महंगाई, ये खुद बता रहे हैं। 200 अरब के आपने टैक्सेस लगाए तो 30% तो वैसे ही बढ़ गया। पेट्रोलियम लेवी का आपने भत्ता अलग लिया तो 25% महंगाई ऑफिशियली है 10 महीने की, आप फिगर निकाल लीजिए। तो फिर टैक्सेस तो वही हुए ना, अगर महंगाई को ऐड कर लिया जाए तो टैक्सेस तो बढ़े ही नहीं। नहीं, मगर नहीं, मेरा इख्तलाफ है आपसे। टैक्स GDP गिरा है जनाब। हाँ, गिरा है, नेगेटिव में गया है। अगर मैं आपकी खिदमत में यह कर दूं, जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, कि 95-96 में 14.4% था, 14 हमारा टैक्स GDP 95-96, आज 8.5% है। तो ये जो कितना बनता है आप हिसाब लगा लीजिए। हम तो खुदकशी कर रहे हैं, इसलिए कि आप तो गिराते चले जा रहे हैं टैक्स GDP को, आवाम को कुचलते जा रहे हैं। पेट्रोल के नर्ख, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, सर्कुलर डेट्स, तालीम का बजट कम से। अब मैंने जो आपको बताई थी कि हम इन चीज़ों में, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूल ना जाने वाले बच्चे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तालीम का बजट मेरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून के मंशूर के खिलाफ, आइन के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के मंशूर के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के मंशूर के खिलाफ, सबके खिलाफ है। कोई एक, तीनों पार्टी में से कोई एक भी तालीम का बजट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि उनके मंशूर में ये लिखा है कि हम ये करेंगे। बस रही सही कसर जो थी, अगर तालीम भी मजीद खराब हो जाएगी तो अगर कोई एक उम्मीद थी कि जो शायद हमें इस कुएं में से निकाले, वो भी खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।